हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 मई और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें कन्नड़ भाषा की इनकी कहानी संग्रह हार्ड लैम्प के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किसी कन्नड़ पुस्तक को मिला पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान है। हार्ड लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भट्टी द्वारा किया गया है। सम्मान के तौर पर मिलने वाली 57 लाख रुपए की राशि दोनों के बीच साझा की जाएगी। अब हार्ड लैम्प क्या है? तो यह 12 कहानियों का संग्रह है, जो कि दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समाजों में रहने वाली साधारण महिलाओं की संघर्ष और साहस की कहानी है। साल 2022 में हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को यह अवार्ड दिया गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बानो मुश्ताक। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है, जो कि हर साल ऐसी साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो या अन्य भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद की गई हो। इसकी स्थापना साल 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य था वैश्विक साहित्य को प्रोत्साहित करना और विश्व के अलग अलग देशों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित करना। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक और संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2025 और 2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। चालू वित्त वर्ष में 6.3 की वृद्धि दर की उम्मीद भी यूएन द्वारा जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों के अधिकारी इंगो पीटरले द्वारा भारत मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बने रहने की बात भी कही गई है। इनके द्वारा भारत का विकास अनुमान जनवरी में 6.6% था, जो वर्तमान में घटाकर 6.3 कर दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 6.4% की दर से बढ़ने का भी अनुमान है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। तो भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में की गई है। इसका उद्देश्य था बाजार प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना, नवाचार और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर साल 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की रोकथाम करना। साल 2009 से इसने कार्य करना शुरू किया। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य हाल ही में बना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है। 97% साक्षरता दर हासिल करने पर किसी राज्य या यूटी को पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की आबादी 19.80 लाख है। साल 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण साक्षर इससे पहले घोषित किया जा चुका है। भारत की साक्षरता दर वर्तमान में है 85%। साल 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। केंद्र सरकार के उल्लास नामक पहल के तहत यह सफलता मिजोरम ने हासिल की है। मिजोरम की साक्षरता दर वर्तमान में 98.2% है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस शहर को नया नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया। तो ये हो जाएगा बिहार के गया जिले का मैप।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में बिहार के ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। गया जिले से वर्तमान सांसद है जीतन राम मांझी। सभी स्टेट्स के डिटेल्स को हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे रहने देते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पहले न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एंकर को लॉन्च किया गया है। इस एआई एंकर को नाम दिया गया है अंकिता। अगला सवाल है, हाल ही में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो भारत समावेशी शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य था स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना और दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटली सामग्रियों को सुलभ बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एसबीआई फाउंडेशन और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सहयोग से किया गया था। इसका उद्घाटन राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव हैं। अगला सवाल है, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन.वी. रमन्ना। तो हाल ही में दिल्ली में नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना द्वारा लिखी गई है, जो कि उनके भाषणों का संकलन है। अगला सवाल है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। तो हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD द्वारा नेपाल के लांगटांग घाटी स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। लांगटांग घाटी में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह याला ग्लेशियर। इसका कारण क्या है? तो ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की वजह से इसे मृत घोषित कर दिया गया है। साल 1970 से अब तक याला ग्लेशियर लगभग 66% हिस्से में इसकी कमी आ चुकी है। साल 2040 तक यह विलुप्त होने के कगार पर है। दरअसल ग्लेशियर तब मृत घोषित किए जाते हैं जब कोई गति या हलचल नहीं करते हैं। नेपाल का पहला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया है यह याला ग्लेशियर है। एशिया की पहली ग्लेशियर जिस पर जलवायु स्मारक पट्टिका लगी है, जिस पे अंग्रेजी, नेपाली और तिब्बती भाषा में संदेश भी लिखे गए हैं। इससे पहले मृत घोषित होने वाले अन्य ग्लेशियर कौन से हैं? तो आइसलैंड का ओके ग्लेशियर और मैक्सिको का अयोलोके ग्लेशियर। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व त्सा रापचू को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के त्सा रापचू संरक्षण रिजर्व को केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A क्लॉज 1 के तहत किया गया है। यह संरक्षण रिजर्व 1585 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। अगला सवाल है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता हाल ही में श्रीलंका द्वारा की गई है, जो कि वर्चुअली तरीके से की गई है। और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंकाई सरकार के विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन मंत्री विजिता हेरात द्वारा किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पी कुमारन द्वारा किया गया है। अब पी कुमारन कौन है? तो पी कुमारन IORA के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और ट्रोइका का भी हिस्सा है। IORA के ट्रोइका का भी हिस्सा है। तो अब ट्रोइका क्या होता है? तो ट्रोइका एक संस्थागत तंत्र है जिसमें IORA के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष शामिल होते हैं, जैसे कि G20 का ट्रोइका होता है। भारत साल 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता श्रीलंका से ग्रहण करेगा। इस बैठक में सदस्य देशों ने IORA को मजबूत करने, क्षेत्रीय हित के मामलों पर भी चर्चा की गई और कोलंबो विज्ञप्ति को भी अपनाया गया है। तो
तो अब शॉर्ट में जानते हैं IORA को, यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1997 में मॉरिशस में हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ के रूप में की गई थी। IORA कौम सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जिसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। वर्तमान में इसके 23 सदस्य देश हैं। ये कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इसका हेडक्वार्टर एबेने मॉरिशस में है। अगला सवाल है, हाल ही में बेंगलुरु और किस अन्य शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बेंगलुरु और नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नोएडा और बेंगलुरु में स्थापित किए गए इन चिप डिजाइन केंद्रों को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा तैयार किया गया है, जो कि जापानी मूल की कंपनी है। 3nm तकनीक वर्तमान में मौजूद 7nm और 5nm की तुलना में अधिक उन्नत है। इसमें उच्च प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और कंप्यूटिंग दक्षता संभव होती है। दरअसल यह कदम भारत की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, LR श्रीहरि। तो तमिलनाडु के LR श्रीहरि हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने थे P श्याम निखिल, जो कि ये भी तमिलनाडु से थे। अगला सवाल है, हाल ही में जीरो FIR पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो भारत में वित्तीय साइबर अपराधों से पीड़ित लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से E0 FIR पहल की शुरुआत हाल ही में की गई है। इस पहल की शुरुआत गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर समन्वय केंद्र यानी कि 14C द्वारा की गई है। अब जीरो FIR, तो जब किसी पुलिस स्टेशन द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने वाले अपराधों के लिए FIR दर्ज की जाती है, तो इस दर्ज किए गए FIR को जीरो FIR कहते हैं। इस FIR को क्षेत्र से संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस FIR का कोई नियमित FIR नंबर नहीं होता, इसलिए इसे जीरो FIR कहा जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी केवल इसे दिल्ली में शुरू किया गया है, आगे इसे देशव्यापी स्तर पर भी शुरू किया जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें स्वतः रूप से जीरो FIR में परिवर्तित हो जाएंगी। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। तो 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है, जो कि 19 से 27 मई 2025 तक चलेगा। इसका विषय है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। इसका मुख्य उद्देश्य है बहुप्रतीक्षित महामारी समझौते पर विचार विमर्श करना। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो कि हर साल मई में आयोजित की जाती है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी मुख्य जिम्मेदारियों में संगठनात्मक नीतियां निर्धारित करना और कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना शामिल है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका की FDA यानी कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अल्जाइमर के पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दी गई है। इससे रोगियों को नई स्वीकृत दवाओं के साथ पहले से ही उपचार शुरू करने में अब मदद मिलेगी, जो कि तंत्रिका संबंधी बीमारियों की प्रगति को धीमा कर देती है। अल्जाइमर डिमेंशिया का सबसे आम रूप है। समय के साथ ये बढ़ता जाता है और धीरे धीरे लोगों की याददाश्त भी छीन लेता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। तो दोहा डायमंड लीग 2025, इसमें स्वर्ण पदक जर्मनी के जूलियन वेबर ने जीता है, जिन्होंने 91.06 मीटर दूर थ्रो किया है, यानी कि 91.06 मीटर दूर भाला फेंका है। रजत पदक भारत के नीरज चोपड़ा ने जीता है, यानी कि दूसरे स्थान पर रहे हैं। इन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया है, यानी कि 90.23 मीटर दूर भाला फेंका है। और कांस्य पदक ग्रेनाडा के पीटर एंडरसन ने जीता है, जिन्होंने 85.64 मीटर थ्रो किया है। नीरज चोपड़ा का अब तक का यह बेस्ट
थ्रो है। इससे पहले 89.84 मीटर साल 2022 में डायमंड लीग में इनका बेस्ट थ्रो था। 90 मीटर से ज़्यादा थ्रो करने वाले एशिया के तीसरे एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। इससे पहले अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं, दूसरे हैं चाओ त्सुन चेंग जो कि चाइना से हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो भारत में हाथियों के पालकों के लिए महावत विलेज नामक आवासीय परिसर हाल ही में बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया है। इस परियोजना पे कुल लागत है 5.6 करोड़ रुपए। अभी 44 नए घर बनाए गए हैं जो कि वन विभाग द्वारा बनाए गए हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 681 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, भैंस और हिरण जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। थेपाकाडु एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है। वर्तमान में इस शिविर में 27 हाथी हैं, जिनमें 5 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये 5 कौन से हैं? तो बामा, इंदिरा, अन्ना, कामाक्षी और मुदुमलाई। अगला सवाल है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक एम.आर. श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव एम.आर. श्रीनिवासन का हाल ही में तमिलनाडु के उदगमंडलम में निधन हो गया है। साल 1956 में इन्होंने भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ भी कार्य किया था। साल 1987 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एईसी के अध्यक्ष और डीएई यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव बने थे। एम.आर. श्रीनिवासन ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की स्थापना की थी। साल 1984 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 1990 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से और साल 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एतिकोली दूती पाठ नामक योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी असम। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा द्वारा हाल ही में राज्य में चाय बागान मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एतिकोली दूती पाठ नामक वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्थायी और अस्थायी चाय बागानों के श्रमिकों को 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। दरअसल असम का चाय उद्योग लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यहाँ ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाय बागानों पर ही निर्भर हैं। राज्य में प्रतिवर्ष 700 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जो कि भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग आधा है। अगला सवाल है, शिरुई लिली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर के उखरुल शहर और शिरुई गांव में आयोजित किया जाता है। यहाँ तांगखुल नागा समुदाय के लोगों की अधिकता है। मणिपुर में हर साल आयोजित होने वाला सांस्कृतिक महोत्सव है शिरुई लिली। उखरुल जिले की शिरुई पहाड़ियों में पाई जाने वाली दुर्लभ एवं संकटग्रस्त शिरुई लिली के सम्मान में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। शिरुई लिली दुर्लभ किस्म की गुलाबी सफेद फूल है। शिरुई पहाड़ियों में 8,500 फीट की ऊंचाई पर यह उगता है। साल 1946 में इसकी खोज फ्रैंक किंगडन वार्ड जो कि ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे की पत्नी जिन मैकलिन द्वारा की गई थी। साल 1950 में लंदन के फ्लावर शो में इसे वैश्विक मान्यता दी गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए निलंबन को वापस ले लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांगो। तो हाल ही में फीफा द्वारा कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। तो साइबर अपराधों से निपटने के उद्देश्य से गुजरात सरकार द्वारा 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में 2 पोर्टल राज्य में लॉन्च किए हैं जो कि पहला है आई प्रगति और दूसरा है 13 तुझको अर्पण। और फ्रीज किए गए बैंक खातों को खोलने के उद्देश्य से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। 13 तुझको अर्पण पोर्टल साइबर अपराध में पैसे गंवाने वाले नागरिकों के धन वापसी में तेजी लाएगा, मुख्य रूप से लोक अदालतों के माध्यम से। अगला सवाल है, हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुराग भूषण।
तो साल 1995 बैच के IFS अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अनुराग भूषण वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में तीस्ता प्रहार अभ्यास पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। यह 3 दिवसीय अभ्यास था जो कि पश्चिम बंगाल के तीस्ता फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज को चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पतला हिस्सा है। इसके उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश है। चीन और भूटान की सीमाएं इसके 200 किमी के भीतर है। इस अभ्यास में पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद कोर, मशीनीकृत पैदल सेना, अर्धविशेष बल, सेना विमानन, इंजीनियर और सिग्नल सहित प्रमुख लड़ाकू और सहायक तत्वों की सक्रिय भागीदारी रही है।